पहली बात तो जो टैक्स इत्यादि की आप बात कर रहे हैं, तो खुद ही देख लीजिए, आपके दर्शक याद कर लें कि कितने करोड़ रुपए, कितनी बड़ा अमाउंट कोरोना के नाम पर फंड रिलीज किया गया था या घोषणा की गई थी। दूसरा याद कर लेना चाहिए कि पीएम केयर फंड एक बना था कोरोना जैसी चीजों से लड़ने के लिए। उसमें कितना पैसा आया और कहां कहां से आया, वो पैसा कहां कहां गया, उसका हिसाब भी तो देश को मांगना चाहिए। तीसरे देखना चाहिए कि खाली पेट्रोल में जो तमाम लूट हुई है टैक्स के नाम पर, उसमें कितने लाख करोड़ रुपया अभी तक देश कमा चुका है इस मोदी जी के खाली काल में। जो 30 रुपए 35 रुपए पेट्रोल देने के नाम पर आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला सरकार, ये नारे और ये विज्ञापन तो पूरे देश ने देखे ही थे। तो टैक्स पे बात करना तो एक अलग चीज हो जाएगा, और जुमले पर तो कहीं कोई इस पर सवाल कहाँ उठता है। 30 दिन में महंगाई कम हो जाएगी, 30 दिन में विदेश से सारा काला धन लौट आएगा, 30 दिन में जितने भ्रष्ट और बेईमान लोग होंगे स्पेशल कोर्ट करके उनको जेल भेज दिया जाएगा। 30 दिन में न जाने क्या क्या हो गया। इसके अलावा स्मार्ट सिटी से लेके कितनी चीजों का घोषणा की गई अलग अलग। उसमें हर 15 अगस्त को लाल किले की दीवार से एक ही अमाउंट हर बार प्रधानमंत्री जी घोषित कर देते हैं, वो भी देश को याद रखना चाहिए। तो जुमले के अलावा इनके पास है भी क्या। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। बड़ा गंभीर सवाल अब दूसरा आ जाता है। 22 करोड़ 60 लाख या करीब 23 करोड़ लोगों ने कुल अप्लाई किया। जो सरकार ने बताया है ये उन पदों के लिए जिसमें लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एप्लीकेशन वो लोग डाल सकते हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे, जो बहुत कम 7वीं 8वीं 4वीं 3री 5वीं क्लास पढ़े लिखे होंगे, जो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते होंगे। उनकी संख्या कितनी होगी। 22 करोड़ से ज्यादा आवेदन आने का मतलब कि जो थोड़े पढ़े लिखे या उन पदों की योग्य हैं जो निकाले गए, उनकी संख्या बेरोजगारों की 22 करोड़ है। 138 करोड़ के देश में मुझे लगता है कि करीब एक अच्छी खासी आबादी बुजुर्ग भी है, और अच्छी खासी आबादी 17-18 साल से कम उम्र वालों की भी है। 17-18 साल से कम उम्र वालों को पहले निकाल दीजिए। इस बीच बस चाहूंगा अजय शुक्ला जी जरा हिसाब लगा लें कि बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब निकल आए कि देश में 18 साल से कम उम्र वाली आबादी कितनी है, उसको माइनस कर दिया जाए। फिर उसके बाद बुजुर्ग 60 साल से ऊपर उम्र वाले कितने हैं या 50 साल से ऊपर उम्र वाले कितने हैं, क्योंकि वो आवेदन नहीं कर सकते, बल्कि 40 साल से ऊपर वाले कोई आवेदन नहीं कर सकते, वो कितने हैं उसको निकाल दिया जाए। इसके बाद बड़ी तादाद में बिना पढ़ी लिखी महिलाएं या हाउस जो गृहिणी है उनको निकाल दीजिए आप। बहुत सारे वो लोग जो किसी अपंगता के या किसी चीज के शिकार हैं उनको निकाल दीजिए। फिर बची हुई आबादी में ये तो सरकार का रिकॉर्ड बताता है कि 22 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। इसलिए असल बेरोजगारी की संख्या कितनी बड़ी है ये चर्चा का विषय है, ये बहस का मुद्दा है। और मुझे लगता है कि इस पर देश भर में बड़े पैमाने पर बहस चलानी चाहिए। और अगर नेता अपना दिमाग बिल्कुल गिरवी नहीं नखाए सारे विरोध पक्ष के, तो इस पर कल से देश को गरमा देना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब चौराहे और सड़कें जब गर्म होना बंद हो जाएंगे तो संसद आवारा हो जाएगी, जब वो खामोश हो जाएंगे तो संसद आवारा हो जाएगी। लेकिन चौराहे भी खामोश है और सड़कें भी खामोश है, और बड़े बड़े नेता भी खामोश है, ट्विटर पर केवल बोल रहे हैं या दिल्ली की सड़कों पर कहीं थोड़ा बहुत छिटपुट दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई है जिसमें विपक्ष अपनी धार को कमजोर कर बैठा है। और जो लड़ाई जितनी धारदार तरीके से होनी चाहिए, या संसद से 25 या उससे ज्यादा लोग, शायद आज भी 3 लोग शायद सस्पेंड कर दिए गए, उस पर विपक्ष ने क्या किया, इस पर बड़ी निराशा है। मेरे जैसे लोग बहुत निराश हैं। क्या अनुभवी लोगों की वहां कमी हो गई है? क्या लड़ना जो लोग जानते थे सदन के पटल पर और सदन के दरवाजे के बाहर, क्या उनकी कमी हो गई है, या बहुत निराश है वो लोग? तो ये बड़ी निराशा का दौर है, और ये जो आंकड़े आए हैं ये बहुत भयावह डराने वाले हैं। ये ऐसे हालात हैं जिस पर निश्चित तौर पर जनता को सड़क पर आ जाना चाहिए कि आपने रोजगार का वादा किया था, हमारा रोजगार कहां गया। जुमले का ठीक, अपना जुमला शब्द अपनी जगह है, वो तो उनके खुद के नेता ने कह दिया। लेकिन हमारे सामने सवाल तो आपकी जवाबदेही का है। हमारे सामने सवाल आपके उन तमाम भाषणों का है जो आपने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने से लेकर के और 2014 के लोकसभा चुनाव तक दिए थे। उन सारे भाषणों की रील पलट करके वापस आ जानी चाहिए दिमाग में, लेकिन वो तब आएगी
जब हम और आप रोज उसकी चर्चा करेंगे, जब तमाम नेता उसकी रोज चर्चा करेंगे, हर चौराहे, हर गली पर, हर शहर में जाके, दिल्ली में नहीं, हर शहर में जाके उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब वो पुराने वीडियोस निकाल निकाल करके कोई न कोई बड़ा स्क्रीन लगा के उसको दिखाएंगे, तब मुझे लगता है कि जनता की जेहन में वो सवाल उठेगा। फिर उसके बाद चाहे जितना षड्यंत्र, अभी साथी कह रहे थे कि उनके पास बड़ा साधन है और बड़ी चीजें हैं, उनके पास मीडिया है, मीडिया फेल हो जाएगा। आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। नीतीश कुमार तब बीजेपी में नहीं थे और नीतीश कुमार के खिलाफ पूरी आक्रामक होकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। नीतीश कुमार का जरा वो भाषण याद करिए, जब उन्होंने बड़े बड़े स्क्रीन लगवाए थे अपने सभा स्थल पर, और उसमें वो क्या करते थे कि मोदी जी का एक पुराने भाषण को रिपीट कराते थे, उसकी 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन, फिर उस पर अपना कमेंट करते थे, और उन्होंने केवल उतना करके मोदी जी को ध्वस्त कर दिया। तो क्या वो फार्मूला बाकी देश के विपक्ष के अन्य नेता क्या उस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? अगर उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या विपक्ष के सारे दल जो खुद दावा करते हैं कि हमारे इतने करोड़ कार्यकर्ता है, क्या वो नहीं कर सकते हैं? सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी का, जिसको हम लोग लगातार चाहते हो मजबूत हो, मैं उसका टीवी देखता हूं, उसका ट्विटर अकाउंट देखता हूं, कुछ हजार में सिमट जाता है। तो क्या उसके जो करोड़ों लाखों कार्यकर्ता है वो खुद उसके ट्विटर, उसके टीवी पर नहीं देखते, उसको लाइक नहीं करते, उसको सुनते नहीं? या तो उनकी आंकड़े फर्जी है या उनके कार्यकर्ता नकारा है। तो फिर उन नकारा कार्यकर्ताओं को बाहर कर देना चाहिए, अपने आंकड़े दुरुस्त कर लेने चाहिए कि हमारे पास 2000, 4000, 10,000 कार्यकर्ता है और 10,000 के हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। और ये सारे विपक्ष के दलों पर लागू होता है। इसलिए मित्रों, सिर्फ जुमले पर हम बात करके चुप हो जाएंगे तो देश का बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। हमको उनको नंगा भी करते जाना पड़ेगा, उनकी सच्चाई भी दिखाते जाना पड़ेगा, वरना वो तो पीछे वाले अध्याय को मिटाते जाते हैं, एक नया अध्याय लिख देते हैं, कोई दंगा करा के, कोई भ्रष्टाचार करके, कोई और नई चीज करके। आज मैं देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले, मेरे घर में टीवी नहीं है लेकिन मैं एक यूट्यूब पर कहीं पर देख रहा था, एक मंत्राणी जी भाषण दे रही थी बड़े क्रोध में, सोनिया गांधी से माफी मांगने की अपील कर रही थी। किससे? विपक्ष में जो प्रमुख नेता है उनसे। वो बंगाली है, उन लोगों की हिंदी अच्छी नहीं होती, कोई भी दक्षिण भारतीय और बंगाली लोगों की हिंदी अच्छी नहीं होती, यहां तक कि बिहारी लोगों की हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं होती। वो र को रण बोलते रहते हैं, उनके कई शब्दों के अर्थ के आप अगर अनर्थ हो जाते हैं। उसी तरह से दक्षिण भारत, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, वहां के लोगों के बोलने में कोई मात्रा संबंधी गलतियां या ऐसी गलतियां हो सकती हैं। उस पर भी उस नेता ने यह कह दिया कि मैं तो राष्ट्रपति जी से खुद मिलकर के माफी मांगूंगा, और उन्होंने खेद व्यक्त भी कर दिया। लेकिन उसके बाद एक मंत्राणी जी चीख चीख कर जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है, उस चीख की आड़ में अपनी लड़की का पाप छुपाना चाहती हैं, वो अवैध शराब खाने का पाप छुपाना चाहती हैं। इस पार्टी की विशेषता है कि ये जो ही कहीं घिरती है तो उसी की पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कहीं कोई जिसका नाम उस पार्टी से जुड़ा हुआ निकलता, बाद में वो कहीं गर्दन काटने में निकल आता है, और कहीं कश्मीर में वो किसी आतंकवादी घटना में निकल आता है, और कहीं असम में किसी और घटना में निकल आता है। तो ये कलाकार है, उनका मीडिया तो उनका काम करेगा, लेकिन हमारा मीडिया, हमारे लोग, हमारे सहयोगी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, क्या उन्होंने चूड़ियां पहन रखी है? क्या उनके दिमाग कुंद हो गए हैं? क्या उनकी जुबानें चुप हो गई हैं? क्या वो जहां रहते हैं वहां 4 से 10 लोगों से अपनी बात नहीं कह सकते? क्या अपने ट्विटर, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप पे वो बातें नहीं फैला सकते? क्या उस पर लोगों को नहीं जोड़ सकते? मैं हमेशा उस निगाह से नहीं देखता कि सामने वाला कितना बहादुर है, मैं इस निगाह से देखने में ज्यादा यकीन करता हूं कि मेरे हाथ पैर कहां कमजोर है, उनको कैसे मजबूत किया जाए, और देश के सामने ये बड़ी चुनौती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।